हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बस एक काम करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद वहां पे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है, ताकि हिंदी मीडियम के चैनल पे जब भी कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे वो लाइव हो, तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंच जाए, आप कुछ भी मिस आउट ना करें। बस एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे। तो चलिए जरा कहानी पे आते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जैसा एक तरफा नाम है इस चैप्टर का, उसी से तुम इसे कैच कर लोगे कि भाई ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज नाम में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, आगे वाले लेक्चर्स में हम करंट निकालने वाले हैं, हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं कहानी जो है वो ओम्स लॉ की तरफ आपको लेकर के जाएगी। लेकिन अगर आपने क्लास 10th में ओम्स लॉ को सही से नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर के एक बार, भाई 10th क्लास की एनसीईआरटी तो होगी आपके पास, अगर नहीं है तो बेटा कहीं से मंगवाओ, इंतजाम करवाओ और क्या करो कि एक बार उसको पढ़ के देखो। ठीक है, अब क्या है, तुम 12th में आ गए हो यार, तो 10th का मसला जो है ना वो उतना टफ तुमको लगेगा नहीं। भाई दिमाग ग्रो भी तो करता है ना, तो 2 साल में दिमाग तो ग्रो करा होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बार जाकर के ना वहां पे जो करंट चैप्टर था एक बार वो फिनिश कर लो, उसके बाद फिर 12th वाले को स्टार्ट करना। बिकॉज ये 10th वाला करंट और 12th वाला करंट बहुत ज्यादा आपस में अटैच्ड है, और यही खूबसूरती है फिजिक्स में कि 10th और 12th का अटैचमेंट बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने समहाउ नहीं भी पढ़ा है ना तो भी मैं अपने लेक्चर्स में इस बात को मेक श्योर कर देता हूं कि किसी को इस बात की कमी ना खल जाए कि यार ये 10th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा था इसलिए अभी कम समझ में आ रहा है। इस बात की कमी आपको बिल्कुल भी ना खले, इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए आपको लेके चलते हैं इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर, विच इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया, विच इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया। तो पहली बात तो इस बात पे आप जरा फोकस करें कि करंट बनता कैसे है। करंट बनता है चार्जेस के मोशन से। ठीक है, करंट कैसे बनता है बेटा? करंट बनता है चार्जेस के मोशन से। अब अगर आप चार्जेस पे फोकस करें, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या पढ़ा है? चार्जेस को पढ़ा है जो कि रेस्ट कंडीशन में हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम चार्जेस पे फोकस करेंगे ना बेटा, तो चार्जेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, चार्जेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो सबसे क्लासिक एग्जांपल आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रोटॉन्स का आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव चार्जेस की बात करोगे तो सबसे क्लासिक एग्जांपल आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स का आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यह वाली बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना उसको अपन ई से कर देंगे रिप्रेजेंट। ई का मतलब क्या हो जाएगा? ई का मतलब हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, और अगर मैं प्रोटॉन के चार्ज की बात करूंगा तो पी से कर देंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, तो पी का मतलब हो जाएगा एक प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या है, तो पहली बात तो चार्ज माइनस में होता है और यूनिट क्या होती है? कूलम में होती है। मैं पूछ लूं कि भैया एक प्रोटॉन के पास चार्ज क्या है, तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है, यूनिट क्या होती है बेटा? अगेन यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम होती है। अब मसला है कि सर कितना कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस का, अब आपको आ गया याद, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और एक प्रोटॉन के पास चार्ज क्या होगा भाई? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, प्लस का वो वाला था माइनस का। ठीक है, पावर दोनों की माइनस 19 है। यहां का साइन कन्वेंशन चेक करने को बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना पूरा फंडा क्लियर हुआ। चले, तो यार ये ब्लैंक स्लाइड पे आने से पहले तुमसे मैंने ये कहा था कि करंट बनता कैसे है, तो मैंने खुद ही आंसर दिया था कि करंट जो है ना वो आता है चार्जेस के मोशन से।
करंट डेवलप कैसे होता है? करंट डेवलप होगा किसी भी वायर के अंदर जब चार्जेस मूव करेंगे, ठीक है। अब जरा गौर करो, चार्जेस अगर मूव करेंगे तो सर कौन से वाले चार्जेस? प्रोटॉन्स के मोशन की बात आप कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की आप बात कर रहे हो? तो बेटा मैं आपसे इसमें एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा, जरा गौर करें। मान ले तेरे पास ये आइटम है, मान ले तेरे पास ये एटम है, ठीक है। तो एटम के अंदर क्या होता है बेटा? तो तुमने बोला कि सर एटम के अंदर तो होता है प्रोटॉन, मैंने बोला बढ़िया। एटम के अंदर तो होता है प्रोटॉन, और कुछ होता है क्या? जी सर होता है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन तो खैर ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्जेस नहीं है। भाई मैं चार्जेस के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ हूं? बिकॉज करंट कैसे बनेगा? चार्जेस के मोशन से बनेगा, ठीक है। तो भाई यहां पे क्या हुआ, इस न्यूक्लियस के अंदर तेरे पास पूरा भर भर के प्लस का चार्ज है, और चल न्यूट्रॉन भी है तो उसके पास तो खैर चार्ज नहीं है, तो उसको मैं अभी के लिए कुछ नहीं मान रहा, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, ये रहेगा तेरे पास में ऑर्बिट, ठीक है। इसके मतलब आसपास पूरे ऑर्बिट्स ही ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं सर? इन ऑर्बिट्स में होते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स। इन ऑर्बिट में क्या होते हैं सर? इन ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। भाई तुम मुझे खुद बताओ, तुम खुद मुझे सोच के बताओ कि अगर तुम्हारे दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है कि करंट बनता है चार्जेस को मूव करवा करके, तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवाना आसान है कि नेगेटिव चार्जेस को मूव करवाना आसान है? भाई क्लियर सी बात है, पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर है। पॉजिटिव चार्जेस जो है ना, वो एक एम्बॉडीमेंट विच इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो इनको फ्री करवाने के लिए हमें न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा। और पहली बात, न्यूक्लियस को तोड़ना कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, यहां पे एनर्जी बहुत लग जाती है, ठीक है। मान ले न्यूक्लियस को तोड़ के तुमने प्रोटॉन्स को फ्री करवा लिया, फिर उसको मूव करवा भी लिया, तो भी करंट कितने का बनेगा? मतलब यहां पे ना ये प्रोसेस कमर्शियली वायबल भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने 20 रुपए का न्यूक्लियस तोड़ दिया और तुमको 2 रुपए का करंट मिला। आया समझ? 20 रुपए का न्यूक्लियस तोड़ दिया, 2 रुपए का करंट मिला, इस लेवल का मसला हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि चलो पॉजिटिव चार्जेस के मोशन से भी करंट बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस इटसेल्फ उनको फ्री करवाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव चार्जेस को फ्री करवाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जरा वहीं एक बार तुम नजरें टिकाओ इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। इन प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बार जरा नजरें टिकाओ। भाई ये पहले से फ्री टू मूव है, ठीक है। क्यों? देखो न्यूक्लियस के बाहर है, तो इनको फ्री करवाने के लिए हमें किसी एम्बॉडीमेंट को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाने के लिए हमें किसी एम्बॉडीमेंट न्यूक्लियस को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना अप्लाई कर देना फोर्स कि इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की पकड़ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की पकड़ है उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर देना, ताकि ये इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली फ्री हो जाए और फिर वो मूव कर सके। और एक बार अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, मतलब चार्जेस मूव कर गए, तो फिर दे विल फॉर श्योर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब करंट बन जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो रहा होगा। तो अभी तुम्हारे दिमाग में ये वाली बात जानी चाहिए कि अगर करंट बनाना है तो चार्जेस को मूव करवाना पड़ेगा, और चार्जेस होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसको फ्री करवाना ज्यादा आसान है? जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो, निकालो आवाज मुंह से निकालो। किसको फ्री करवाना ज्यादा आसान है? भैया इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना जो है वो ज्यादा आसान है। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का? उसके बाद कोई चार्जेस के बारे में पूछ ले, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं ये चाहूंगा बेटा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहाँ पे जो ज्ञान बिखेर के रखा है आपके लिए, मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन, सुपर क्लियर। चले, ओके, बढ़िया चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब जरा हमने अभी जो बात करी ना आपसे करंट के बारे में, क्या बात करी सर? अभी जो अपन ने बात करी करंट के बारे में कि करंट कैसे बनता है, इट इज, देखो बेटा, ये रेट ऑफ लो ऑफ चार्जेस से बनता है। कैसे बनता है? रेट ऑफ लो ऑफ चार्जेस। सिर्फ ऐसा नहीं कि चार्जेस मूव कर गए तो मतलब सिर्फ चार्जेस का मोशन ही मैटर करेगा, मैटर ये भी करेगा कि कितने समय में मोशन हो रहा है, ठीक है। मान ले चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, लेकिन मूव करने में बहुत ज्यादा समय लगा रहा है।
क्या बोला मैंने, अपने पास चार्जेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन उनको मूव करने में समय बहुत लग रहा है, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो तुम समझ गए इस वाले केस में करंट कैसा होगा, ज्यादा या कम? भाई सोच ले, फिर सोच ले, मैंने क्या बोला, चार्जेस बहुत सारे हैं और उनको मूव करने में समय बहुत लग रहा है भाई, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो इस वाले केस में करंट ज्यादा होगा या कम होगा? तुम्हारा आंसर तुम्हारे मुंह पे आ चुका है कि हाँ सर, यहाँ पे करंट जो है वो बहुत कम होगा। अगर मैं इसी केस को एक ऐसा बोल दूं कि भाई बहुत सारे चार्जेस हैं और मूव भी कर रहे हैं धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, तो ऐसे वाले केस में करंट कैसा होगा? तुम बोलोगे सर जबरदस्त होगा, एक तरफा होगा, करंट शानदार होगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये वाला आइडिया आ चुका है, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये वाला आइडिया आ चुका है कि करंट को बनाने के लिए जितने चार्जेस की रिक्वायरमेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि चार्जेस का मोशन कम टाइम में हो रहा है या ज्यादा समय में हो रहा है। आ गया समझ? ठीक है। तो भैया अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो उसे बोला जाएगा रेट। ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को ना टाइम से डिवाइड कर देते हो, इट बिकम्स रेट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है P, अगर मैं इसको मैंने डिवाइड किया T से, इट बिकम्स रेट ऑफ P, इट बिकम्स रेट ऑफ P। ठीक है। चलो बेटा, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेसिक आइडिया, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ द करंट। ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जिन टर्म्स का प्रयोग किया गया है, द फ्लो ऑफ चार्ज, पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ज का फ्लो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ऐसा क्या हो जाता है कि चार्जेस मूव करते हैं इन अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो उसके लिए अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां पे तरीके से समझा के रखा हुआ था कि एक बैटरी जो होती है या एक सेल जो होता है वो दरअसल क्या करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता ये है कि सारे चार्जेस ना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा एक भी चार्ज नहीं होता है जो कि उल्टे डायरेक्शन में भाग ले। ठीक है। तो अब ऐसे कैसे, एक बैटरी को लगाने से ऐसा क्या होगा भैया कि सारे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना शुरू कर दिए? तो वो चीज मैं करवा रहा हूं आपको, जरा बेफिक्र रहें। ठीक है। तो फिलहाल एक बार अपन ये डेफिनेशन देख लें, फिर उसको एक एक टर्म को ना समझाते हुए चलेंगे, बेफिक्र रहना। तो द फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और उसके बाद एंड द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। तो मैं ये वाली बात समझ में आ गई, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का रेट हो गया, चार्ज का रेट मतलब चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। एंड द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। भाई एक वायर तुमने लिया, ठीक है, तो वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए उनकी गिनती करी जाएगी। ठीक है। आया समझ कि नहीं आया? वायर का, जैसे मान ले ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, तो ये रहा वायर का क्रॉस सेक्शन, तो इस क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम कितने नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं, दे विल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ कि नहीं आया? कहने को तो उसके पास भैया बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अब मैं जब मेजर करूंगा ना तो मैं इस तरह करता हूं मेजर कि भैया इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितने पास कर गए उसी की मैं गिनती करूंगा। ठीक है। आया समझ? तो यहां पे क्या है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ करंट, या फिर इट इज डिफाइंड एज करंट। ठीक है। ये रहा अपने पास फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर आपको मैं बताऊं तो करंट को ना एक्सप्रेस किया जाता है बाय सिंबल आई। छोटा वाला आई ले ले, बड़ा वाला आई ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा। तो द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा क्या है कि डेफिनेट डायरेक्शन में ही मूव करवाओगे तुम चार्जेस को, और करवाओगे भी तो कैसे करवा पा रहे हो, तो जरा गौर करा जाए। क्रॉस सेक्शंस लेना मैंने स्टार्ट कर दिया। ये क्या है बेटा? ये सर एक कंडक्टर ही है अपने पास। ये क्या है अपने पास? ये अपने पास एक कंडक्टर ही है और ये इसके क्रॉस सेक्शंस हैं। ठीक है। कंडक्टर ही है और ये इसके क्रॉस सेक्शंस हैं। तो जरा गौर किया जाए, यहां से ये लिए हैं अपन एक वायर, ठीक है, और यहां पे लगा दी है अपन ने एक सेल। वायर लिया, फिर अपन ने सेल लगा दिया कुछ इस तरह, यहां पे इसको अपन ने कर दिया है क्लोज।
मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देख क्या होता है, ये जो अपने पास वायर का मैग्नीफाइड लुक है ना, ये है वायर का मैग्नीफाइड लुक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर होंगे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली होंगे सर, इसके अंदर होंगे भर भर के क्या, इसके अंदर होंगे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होना बनता है, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होना बनता है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, देखो भैया अपन के दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो कि देखो चार्जेस का मोशन मैटर करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट आएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 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 एग्जांपल समझ, मान तेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें पहले वाले केस में 2 यहां जा रहे हैं, 3 यहां जा रहे हैं, 1 यहां जा रहा है, 4 वहां जा रहे हैं, तो ऐसे ये भी तो मोशन ही है, कहने को तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यहां पर भी हो रहा है, लेकिन क्या इस मोशन से कोई भी कंसिडरेबल करंट बन पाएगा? जी नहीं सर, ऐसे मोशन से फालतू में कोई करंट नहीं बनता, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बोल दूं कि भाई 10 के 10 इलेक्ट्रॉन थे इस कंडक्टर के पास और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स भाग लिए एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार मूव कर रहे हैं तो जो करंट यहां बनेगा वो एक तरफा लेवल का करंट होगा। आया समझ के नहीं आया? आया समझ के नहीं आया? क्या बोला मैंने? अगर तेरे पास 10 चार्जेस हैं, कुछ यहां कुछ यहां कुछ वहां कुछ वहां, कहने को तो मोशन ये भी है बट ये मोशन किसी काम का नहीं है, यहां पे कंसिडरेबल करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागने लगे तो ये वाला मोशन होगा एक तरफा मोशन। इसको वैसे जिस स्पीड से ही भागते हैं ना बेटा, इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, या ड्रिफ्ट स्पीड। चले अब देख क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे प्यारी बात ये होती है बेटा कि यहां पे अगर चेक किया जाए ना, ये था प्लस ये था माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। कर दूं एक बार, लिख दूं क्या मैं इसको? चल लिख ही देता हूं। ये था प्लस वाला, तो फिर इसके वजह से यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी? इसकी वजह से यहाँ पे डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव की पोलैरिटी, और ये माइनस था, इसकी वजह से यहाँ पे डेवलप हो जाएगी नेगेटिव की पोलैरिटी। अब जरा गौर करना बेटा, यहाँ पे होने क्या वाला है? यहाँ पे होगा सर ये कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको प्लस वाले से मिलेगा अट्रैक्शन और माइनस वाले से करेगा इसको रिपेल। तो तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेगा, ये वाला भी इस तरफ को मूव करेगा, ये वाला इस तरफ को, ये वाला इस तरफ को। तो भाई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपको लेफ्ट हैंड साइड ही मूव करते हुए नजर आएंगे, हाँ कि ना? आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई तुम मुझे बताओ ना, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो राइट में मूव करे? अरे भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन राइट में जाने का सोच भी ले तो भी प्लस वाला उसको खींचेगा पीछे की तरफ, ठीक है, कि भैया किधर जा रहे हो, पीछे आओ। और अब अगर ये माइनस लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर उसकी तरफ जाने का ट्राई करेगा तो माइनस वाला उसको रिपल्शन दे रहा है, लात मारा कह रहा भाई पीछे रह तू, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस तरफ आएगा नहीं, जाएगा इस तरफ, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो बैटरी के पास क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। बैटरी के पास क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। बैटरी कितने ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकती है और रिपेल कर सकती है, ये डिपेंड करता है कि बैटरी का पोटेंशियल कितना ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान ले 1.5 वोल्ट की बैटरी है, कम पोटेंशियल तो कम अमाउंट ऑफ फोर्सेस लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो कम करंट भी आएगा। हैवी पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल, तो ज्यादा अमाउंट का अट्रैक्शन, ज्यादा अमाउंट का रिपल्शन, और तब जाकर के इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ही तगड़ा फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। पक्की बात है? डन डन डन, चलो पक्का, चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो गया कि कैसे डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा मोशन हो गया तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द करंट, और बस इतनी सी बात है, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब Q अपॉन T, ठीक है। चलो इतना पूरा फंडा क्लियर। जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। यहां तक का फंडा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो बेटा ये वाला फंडा क्लियर। अब उसके बाद ना एक बार इस शानदार से डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप ले लें। यार कॉपी किताब अगर तुम लेके बैठे हो ना तो प्लीज प्लीज नोट करते हुए चलो, उसका अलग मजा आएगा, ठीक है। फिर बाद में क्या है ना, अगर तुम अभी नोट करते हुए चलोगे ना तो बाद में तुम्हारे ऊपर ये काम नहीं रहेगा कि अरे भैया लेक्चर देख तो लिया था अब नोट भी तो करना है। अरे भाई देखते हुए जब लेक्चर देख रहे हैं ना तभी के तभी नोट भी कर लो ना सेम टाइम पे, ठीक है, तो बेहतरीन रहेगा। चलें ये वाला फंडा क्लियर हो चुका है अपने को, आगे बढ़ेंगे। ओके तो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस I इज इक्वल टू Q बाई T, ठीक है। चलिए अब
क्या लिखा है, इफ इन अ सॉलिड कंडक्टर, अगर किसी सॉलिड कंडक्टर के अंदर अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिसमें मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, मान ले n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से हर के पास चार्ज कितना होता है, E के बराबर, मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। जरा यहां पे गौर करें बेटा, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दरअसल कहां मूव कर रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। और ये वाला हिस्सा जो है ये पॉजिटिव कैसे हो गया, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव इसलिए हो गया बिकॉज इस वाले एंड को बैटरी के पॉजिटिव में जोड़ के रखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, वहां मैंने कहा था ना कि भाई क्रॉस सेक्शन से पास होगा, कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास कर रहे हैं थ्रू दिस गिवन क्रॉस सेक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास कर रहे हैं थ्रू दिस गिवन क्रॉस सेक्शन, उनको आपको काउंट करना पड़ता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास कर रहे हैं थ्रू दिस गिवन क्रॉस सेक्शन, उसको आपको काउंट करना पड़ता है। इस बात को आप समझ गए, ठीक है, पक्का। तो अगर किसी भी सॉलिड कंडक्टर में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ईच ऑफ चार्ज, हर के पास चार्ज कितना है बेटा, इसने अपने पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और सबके पास चार्ज कितना है, E के बराबर है, मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, बिल्कुल सही बात है भैया, हमने यहाँ पे देख भी लिया है कि पॉजिटिव साइड की तरफ ही मूव कर रहे हैं सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, समय कितना लग गया इसमें, समय लग गया T के बराबर। देन द नेट चार्ज फ्लोन, कितना नेट चार्ज फ्लो करेगा, तो बेटा नेट चार्ज फ्लो करेगा Q इज इक्वल्स टू NE के बराबर, ठीक है। और ये जो Q इज इक्वल्स टू NE है, भाई समझने वाले समझ गए, ठीक है। ये जो Q इज इक्वल्स टू NE है ना, ये लिखा गया है इन अकॉर्डेंस टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये जो Q इज इक्वल्स टू NE है, ये लिखा गया है इन अकॉर्डेंस टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या तुम्हें समझ में आया बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? तो भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिन लोगों को नहीं चमका, मैं उनको बता दूं कि अगर मान ले किसी भी कंडक्टर के पास प्रोटॉन्स की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर एक प्रोटॉन होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा 1p के बराबर, अगर 10 हो गए प्रोटॉन तो चार्ज कितना हो जाएगा 10p के बराबर, 100 हो गए तो 100p के बराबर। अगर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं किसी के पास तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा np के बराबर। इसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन, जहां पे n हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इस पर तो डेडिकेटेड लेक्चर है अपना यार। किसी बॉडी के पास मान लो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा E के बराबर, 10 इलेक्ट्रॉन है चार्ज कितना होगा 10E के बराबर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज कितना होगा NE के बराबर। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आप लोग के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहीं से आता है Q इज इक्वल्स टू NE या फिर Q इज इक्वल्स टू NP। नाउ यू नीड टू फोकस कि करंट को बनाने के लिए हमने किस बारे में बात करी है भैया, प्रोटॉन्स के मोशन की बात नहीं करी मैंने। क्यों? प्रोटॉन्स फंसे हुए थे न्यूक्लियस के अंदर, उनको फ्री करवाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर ऑर्बिट में घूम रहे थे, उनको फ्री करवाना बड़ा आसान था। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं तो बात करूंगा किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। किसकी बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन की। दैट्स वाई फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास चार्ज का, Q इज इक्वल्स टू NE। अब जैसे कि हम जानते हैं कि करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब Q अपॉन T। तो बेटा Q को तो अपन ने खोल दिया NE में और नीचे क्या आ जाएगा T। तो अपने पास अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आ गया, देखो I इज इक्वल्स टू Q बाई T याद रख ले, या I इज इक्वल्स टू NE बाई T याद रख ले, वॉट एवर सूट्स यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस इतनी सी बात थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा। इतना पूरा फंडा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या करें यहाँ पे कि करंट की डेफिनेशन को ना थोड़ा सा क्लासी वे दे दिया गया है ना, कुछ कैलकुलस वैलकुलस वाले टर्म्स यूज कर लिए गए यहाँ पे। तो जैसे मान ले इफ डेल्टा क्यू बी द नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मान ले कि डेल्टा क्यू जो है ना दिस इज द नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कि फ्लो कर रहा है। तो लेट डेल्टा क्यू बी द नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली, ठीक है। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली। भाई जरा गौर करो, मान ले ये है तेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या है ये, मान ले ये दिख रहा है, ये है तेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और सामने से कौन आ रहा है, टक करके आ रहा है इलेक्ट्रॉन, टक करके आ रहा है, टक करके, ठीक है। तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना वो परपेंडिकुलर आ रहे हैं टुवर्ड्स दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पे उसी के बारे में कहा गया था कि डेल्टा क्यू बी द नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लोइंग नॉर्मली
अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने मूड से, अपने मन के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। दिस इज डिफाइंड पर्टिकुलर कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज लगातार सामने से मिल रहा है प्लस का अट्रैक्शन। ओके, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। मतलब जब हमने पहली बार देखा चार्जेस को, उस समय टाइम कितना था, मान ले टी के बराबर था, उसके बाद डेल्टा टी अमाउंट ऑफ चार्ज टाइम तक तो चार्जेस का मोशन होते रहा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मोशन कब से कब तक हुआ, टी से टी प्लस डेल्टा टी तक हुआ, ठीक है। आया समझ, पहली बार देखा समय कितना था, टी के बराबर, उसके बाद डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम बीत गया, तो अल्टीमेटली वो अंतराल कितने का रह गया, टी प्लस डेल्टा टी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देन एट टाइम टी द करंट इन द कंडक्टर इज गिवन बाय, देन द करंट, तो करंट को अपन लिखते कैसे हैं भाई, देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और लिमिट लगा दिया। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, मैं यहीं पे देता हूं, यहीं पे कर रहा हूं, यहीं पे कर रहा हूं। देखो करंट को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, करंट इज डिफाइंड एज, पहली बात तो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो चार्ज इस बार कितना है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया है और डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो करने में समय कितना लग गया, समय लग गया है डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का इतनी बात समझ में आ गई है। चलें अब जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, उस पर फोकस करें। अगर हमने मान ले लिमिट लगा दी, हमने क्या लगा दी बेटा, हमने लगा दी है लिमिट, और ये लिमिट क्या होती है, देखो लिमिट ये लगा दी है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट ये लगा दी है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि समय अंतराल बहुत छोटा हो गया है भाई। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये होता है कि समय अंतराल बहुत छोटा हो गया है। तो अपन ने कहा था कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, अब ये एवरेज टाइम था, ठीक है। मैं बोलूं कि भाई टाइम को बहुत 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 कम टाइम की बात कर, कि बहुत ही कम समय में कितने चार्जेस फ्लो करें, तो उसका मतलब ये होता है कि डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ठीक है। अरे एकदम चिपक के बैठे हैं, चिपक के बैठे हैं, चिपक के बैठे हैं, लेकिन टच नहीं हुए, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू जीरो, टेंडिंग टुवर्ड जीरो। एकदम चिपक के लेकिन टच बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, तब जाके कहते हैं कि भाई दिस इज लिमिट टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे क्या है कि डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, टाइम बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है। तो पता है क्या होता है, फिर जाकर के ना जो ये एवरेज चेंजेस है ना, वो डेल्टा क्यू की जगह ये आ जाएगा डी क्यू और डेल्टा टी की जगह पे ये आ जाएगा डी टी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो भाई ये हो गया प्रॉपर कैलकुलस का टर्म, ये हो गया प्रॉपर डिफरेंशिएशन का टर्म, जहां से हमें ये बात समझ में आती है कि अच्छा बेटे करंट इज डिफाइंड एज, अच्छा करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या फिर सिंपल भाषा में कहा जाए, या अगर मैथ्स की भाषा में कहा जाए तो करंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज, करंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। तो पहले तो आपको लेना पड़ेगा ना इस वाली कहानी का यहां तक का स्क्रीनशॉट, ठीक है। पहले आपको लेना पड़ेगा यहां तक का स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंडा आ गया समझ में, ठीक है। तो वेयर डेल्टा डी क्यू अपॉन डी टी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली भाई अगर डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर होता मतलब सेकेंड डिफरेंशिएशन, भाई तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस करंट थ्रू अ कंडक्टर एट अ टाइम dt इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। वही जो कैलकुलस वाली टर्म में अपन ने बातचीत करी है, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर बेटा इस वाली कहानी का स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ये वाला फंडा आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो चुका है। ये थी अपने पास करंट के लिए पूरी कहानी। मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। अब जरा कहानी में आगे आपको लेके चला जाए। तो क्या लिखा है, अच्छा अब यहां से मसला स्टार्ट होता है अबाउट द यूनिट्स। किसके बारे में बेटा, यूनिट्स के बारे में। तो करंट की जो यूनिट होती है ना वो होती है एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज बेसिकली एम्पियर। इट इज ऑल्सो द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय जस्ट ए। जैसे न्यूटन के लिए अपन सिर्फ एन यूज किया करते थे, वैसे एम्पियर के लिए अपन सिर्फ ए यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा 1 एम्पियर को 1 कूलम पर सेकेंड किस हिसाब से लिख दिया गया बेटा, इस पर जरा बातचीत कर ली जाए। देखो Q इज इक्वल्स टू IT वाला फॉर्मूला कैसे, अरे करा था ना अभी कि करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस।
चल ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी मान ले, फिर लिमिट लगा दे डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो फिर इवेंचुअली क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे ये जो करंट है ना, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का करंट इज डिफाइंड एज बेसिकली 1 कूलम। 1 एम्पियर का करंट इज बेसिकली डिफाइंड एज कि जब 1 कूलम का चार्ज पास कर जाए 1 सेकेंड में, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। आया समझ? 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा पूरा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर है। 1 एम्पियर की यूनिट जो है वो कूलम पर सेकेंड, तो 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। चलें, Does the current through a wire is said to be 1 ampere? करंट को मैं 1 एम्पियर तब बोल दूंगा बेटा, कई बार क्या होता है कि डेफिनेशंस को ना यूनिटरी मेथड पर बेस कर दिया जाता है। डेफिनेशंस बोली इस तरह से जाती है एज इफ सब कुछ 1 1 1 के फॉर्मेट में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे कि करंट को हम 1 एम्पियर तब बोलेंगे, करंट को हम 1 एम्पियर करंट तब बोलेंगे जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाएगा पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाएगा थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तब जा करके करंट को 1 एम्पियर कहा जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो गया होगा। और यहीं पे ना मैं आपके सामने एक बार करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देता हूं। क्या बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ ए आने वाला है, ठीक है, बट अपने को क्या पता तो होना चाहिए ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट की अगर बात की जाए तो देखो भैया, क्या इसके अंदर m आ रहा है, इसके अंदर m बिल्कुल नहीं आ रहा है, l आ रहा है नहीं आ रहा है, t आ रहा है नहीं आ रहा है, a आ रहा है a की पावर 1। इट्स एज सिंपल एज दैट, डन 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 डन। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो ओके, क्लियरिंग दिस अप। अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मसला आ चुका है अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई करंट जो है ना वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक बार जरा ये देखने का मैटर आ चुका है, ठीक है भाई। अब जरा तुम कहानी को स्टार्ट करो, सुनो अच्छे से, हर एक बात को सुनते हुए चलना, ठीक है। यही डायग्राम में ले रहा हूं, यही का यही डायग्राम में ले रहा हूं। अब तुमको पूरा कहानी जो है ना समझ में आ जाएगा। देखो ये मिटा रहा हूं, ठीक है। हमने बेटा क्या चीज देख ली कि यार सर पॉजिटिव चार्जेस का मोशन बड़ा मुश्किल है, मतलब प्रोटॉन्स को मूव करवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रोटॉन्स को मूव करवाने के लिए फिर न्यूक्लियस से उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियस को तोड़ के उसको फ्री करवाना पड़ेगा। तो हम रिलाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऊपर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आप देख रहे हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स दरअसल मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब अगर मैं इसका पूरा फ्लो लेके चलूं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव में घुस रहे हैं, ठीक है। अब जरा गौर करें, जैसे मान लीजिए तो वायर ही है ना भैया, ये भी वायर ही था नॉर्मल सा, ये मैंने कर दिया इसका मैग्नीफाइड लुक, ठीक है। अगर ये मैग्नीफाइड लुक है तो उसको देख करके फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इस वाले वायर का मैग्नीफाइड लुक लूंगा तो इसके अंदर भी बहुत सारे भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स पड़े मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये नेगेटिव ने दिया रिपल्शन, तो कायदे से इलेक्ट्रॉन फिर यहां भग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कायदे से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर यहां भग जाएगा, यहां ऊपर की तरफ भग जाएगा, ये ऐसे भग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर है कि नहीं है? तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन मतलब तरीके से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना तो नेगेटिव से मूव करता है और पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। ये जो करंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहीं पे लिख दूं या लिख रहा हूं, इसे कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसे कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसा निकलता है बेटा, बैटरी के माइनस से प्लस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने क्लास 10th के सर्किट्स पे फोकस किया है, अगर आप लोगों ने क्लास 10th के सर्किट्स पे फोकस किया है तो मैं आपको जरा बता दूं कि वहां पे सर्किट ने ऐसे कुछ बने थे। ये था रजिस्टर, और उसके बाद यहां पे हमने एक बैटरी का अटैचमेंट किया था, और उसके बाद हमने देखा था कि जो भी करंट निकल रहा था ना वो बैटरी के प्लस से निकल रहा था। हमने यहाँ पे किस बात को गौर किया था बेटा, कि यहाँ पे जो भी करंट निकल रहा था ना वो बैटरी के प्लस से करंट निकल रहा था। आया समझ?
यहाँ पे हमने क्या गौर किया कि जो भी करंट निकल रहा था वो बैटरी के प्लस से निकल रहा था। आया, जो भी करंट निकला वो बैटरी के प्लस से निकला। तो ये जो करंट हम असलियत में ड्रॉ करते हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि भैया नेगेटिव चार्जेस तो प्लस वाले को छोड़ के नहीं जाने वाले। क्या बोला मैंने? नेगेटिव चार्जेस तो प्लस वाले को छोड़ के नहीं जाने वाले। तो अगर ये मोशन है तो ये पॉजिटिव चार्जेस के बेस पर मोशन जस्टिफाई किया गया है, और इसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इसे कहा जाता है बेटा कन्वेंशनल करंट। मेरे ख्याल से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? कन्वेंशनल करंट मूव करता है, पॉजिटिव साइड से निकलता है और नेगेटिव साइड में जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव साइड से निकलता है और नेगेटिव साइड में जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव साइड से निकलता है और पॉजिटिव साइड में जाता है। बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। ये करंट बन गया ना, फिर तो ये क्या बन गया बेटा? करंट बन गया। यहां से क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है करंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। और इस बैटरी का वोल्टेज क्या होगा बेटा? बैटरी का वोल्टेज होगा V के बराबर। ठीक है, ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो गया। अब मसला ये कि सर इलेक्ट्रॉनिक करंट की मानते हुए चलें बिकॉज, या फिर कन्वेंशनल करंट की मानते हुए चलें? देखो, इलेक्ट्रॉनिक करंट ना सबसे ज्यादा लॉजिकल हमको नजर तो आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट सबसे ज्यादा लॉजिकल हमको नजर आता है, बिकॉज हाँ, इलेक्ट्रॉन सच में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से निकल रहे हैं और पॉजिटिव के अंदर जा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जगहों पे जो करंट आप गौर करेंगे, जो करंट आप पाएंगे, वो होगा कन्वेंशनल करंट का मतलब कन्वेंशनल करंट का डिनोशन आप देखेंगे। बिकॉज होता क्या है ना, कन्वेंशनल करंट आर बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। भले ही प्लस वाला चार्ज मूव ना करे, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन देके रखा हुआ है कि अगर प्लस वाला मूव करता तो डायरेक्शन करंट का ऐसा होता। हालांकि असली में क्या होता है कि करंट निकल रहा है ऐसे और जा रहा है ऐसे। आया समझ? लेकिन ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं बेटा जो कि बेस्ड है ऑन द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो अभी हमारे दिमाग में बस ये होना चाहिए कि हमें पता है असलियत में करंट निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बैटरी के माइनस से निकल रहा है और बैटरी के प्लस में जा रहा है, ये हमको पता है। लेकिन हमें लेके चलना पड़ता है क्या? उसका ऑपोजिट। तो दिमाग में डाल लो कि कन्वेंशनल करंट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। ठीक है, conventional current is what we are going to follow. तो conventional current is based on the motion of positive charge carriers, electronic current is based on the motion of negative charge carriers. ये वाला फंडा आपके दिमाग में पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है क्या? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे जरा लिख देता हूं बेटा कि कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट है जो बेस्ड है ऑन द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। ठीक है, कन्वेंशनल करंट is based on conventional current is based on the motion of positive charge carriers. Conventional current is based on the motion of positive charge carriers. Conventional current is based on the motion of positive charge carriers. That is कहां से कहां मूव करता है? That is from positive टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बेटा इस बात को दिमाग में डाल लेना अच्छे से, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये होता है बेटा कन्वेंशनल करंट। ये क्या होता है बेटा? ये होता है कन्वेंशनल करंट। और दूसरा मसला किसका होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे मूव करता है? ये अपने पास पहली चीज थी। अब दूसरा वाला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जैसे कन्वेंशनल करंट इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक करंट इज बेस्ड ऑन, सबसे लॉजिकल तो ये वाला करंट ही है ना, इज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, is based on the flow of negative charge carriers, is based on the flow of negative charge carriers. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैरियर जो है ना वो एग्जैक्टली मूव कैसे कर रहे हैं बेटा? यहां जरा गौर करो, नेगेटिव चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दें कि दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल
ऑफ द बैटरी, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे गौर किया जाए भाई, सर्किट में अपन कैसे इसको ड्रॉप करेंगे, सर्किट में कैसे इसको अपन ड्रॉप करेंगे। देखो बेटा, तुम्हारे पास एक रेजिस्टर तो होगा, हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस तो होता ही है ना, तो आर हो गया। उसके बाद ये तुमने लगा दिया इसका पूरा सेटअप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देख लो बेटा, सेम चीज है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर हो गया, और यहां तुमने लगा दिया वही सेम बैटरी सेटअप। लेकिन इफ यू आर कंसर्न फॉर द कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट, तो आप समझ जाइए कि आपको बैटरी के प्लस से निकालना पड़ता है करंट, ठीक है। ये बैटरी के प्लस से निकला करंट, ये बैटरी के प्लस से निकला करंट, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर हो गया बेटा। और अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में, तो बैटरी के माइनस से निकलता है करंट, ठीक है। अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में, तो बैटरी के माइनस से निकलता है करंट और बैटरी के प्लस में घुस जाता है ये करंट, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर होगा आपके दिमाग में, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। उसके बाद कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें, ओके, चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया पूरा, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, अगर आप कन्वेंशनल फॉर्मूले, अगर आप कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलें, तो एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, as a matter of convention, the direction of flow of positive charges, the direction of flow of positive charges gives the direction of current, ठीक है। This is called as the conventional current। मैंने वही कहा था बेटा, conventional current कैसे निकलता है, based on the motion of positive charges, ठीक है। The direction of flow of electrons gives the direction of electric current या फिर electronic current। The direction of electric current is opposite to that of the conventional current, जो कि आप लोगों ने बहुत ही तरीके से यहाँ पे देख के रखा है कि हाँ भाई, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एकदम सटीक तरह से उल्टा डायरेक्शन है, ठीक है। सटीक तरह से उल्टा डायरेक्शन है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, यहां पे सर्किट बना के रखा है, कनेक्शन करके रखा है, बैटरी के प्लस से निकला है करंट, मतलब एब्सोल्युटली इट इज द कन्वेंशनल करंट, इट इज एज सिंपल एज दैट। इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको आगे लेके चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। चले आगे बढ़े, ओके, हटो रे। अब आता है मसला कि करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि सर अभी अभी आपने बात करी है डायरेक्शन की, और डायरेक्शन की बात करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्यों नहीं है? बेटा वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन पाएगी, डिस्पाइट उसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। लेकिन अगर ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर रही है तो फिर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वही लिखा है, दो द इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, येट इट इज ट्रीटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी, येट इट इज ट्रीटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज करंट फॉलोज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, एंड नॉट द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, बिकॉज द एंगल बिटवीन द वायर्स कैरिंग द करंट डज नॉट इफेक्ट द टोटल करंट। भाई वेक्टर्स किस एंगल पे काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्टेंट निकालने के लिए। क्या बोला मैंने? वेक्टर्स किस पर्टिकुलर एंगल पे काम कर रहे हैं, वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब दो वायर्स हैं, वो किसी भी एंगल पे रखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दो वायर्स किसी भी एंगल पे रखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये जो करंट होता है ना, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वो स्केलर एडिशन के लॉस को फॉलो करता है। दैट्स व्हाई करंट इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा? पक्का? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको जरा निपटाया जाए। और अब आपको लेकर के आते हैं एक बहुत ही शानदार सवाल के ऊपर, ठीक है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो बेटा। बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर सेल्फ ट्राई करना तो बनता है यार। चलें ठीक है, फिर बहुत शानदार सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व कर दूं और फिर आपके लिए आंसर यहां प्रस्तुत कर दूं, ठीक है। देखिए भाई, तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, का मतलब क्या हो गया कि अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 1 मिलियन। और 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6।
1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आर क्रॉसिंग इन 1 मिली सेकेंड, मतलब टाइम कितना अपने पास 1 मिली सेकेंड। बेटा 1 मिली सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1 मिली सेकेंड का मतलब क्या हुआ, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 सेकेंड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इट, नाउ व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो बेटा जरा गौर करें, करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू क्या हो जाता है Q अपॉन T, और Q को हमें खोलना पड़ेगा Ne में और नीचे आ जाएगा T। N का मतलब क्या होता है बेटा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि 1 मिलियन के बराबर थे, मतलब 10 की पावर 6। उसके बाद E का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19। हाँ भैया वो होता माइनस में, लेकिन करंट को अपन माइनस में क्या ही शो करेंगे, ठीक है। तो अपने पास सिर्फ अपन ने क्या लिया, मॉड्यूलस लिया, अपॉन नीचे क्या होगा बेटा, टाइम होगा। टाइम कितना अपने पास, सिर्फ और सिर्फ 1 मिली सेकेंड, मतलब 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है। तो देयरफॉर जो करंट आया वो कितना आया 1.6, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहां पे 10 की पावर 3 ऊपर, 10 की पावर 9, और 10 की पावर -19 प्लस 10 की पावर 9 इस 10 की पावर -10, ठीक है। तो 1.6 10 टू द पावर -10 एम्पियर, दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट जो कि फ्लो करेगा इस वायर के अंदर, ठीक है। ये आपके सामने कर दिया है डिटेल्ड सोल्यूशन, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। चलें अब जरा आगे बढ़ें, आखिरी अंतिम सवाल आपके सामने, फाइंड द टाइम एट विच द करंट बिकम्स मैक्सिमम इफ द चार्ज इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 80 प्लस हाफ BT स्क्वायर माइनस 1/6 CT क्यूब, ठीक है। किस समय पे करंट जो है वो मैक्सिमाइज कर जाएगा जब चार्ज की इक्वेशन ये है, ये तो अपन नोट कर चुके थे। अब जरा यहाँ पे आगे आ जाओ बेटा, चले चले चले, अब जरा यहाँ पे आगे आ जाओ। देखो भाई चार्ज की इक्वेशन क्या गिवन है, तो चार्ज की इक्वेशन गिवन है एज Q इज इक्वल टू 80 प्लस क्या है हाफ BT स्क्वायर, Q इज इक्वल टू 80 प्लस हाफ BT स्क्वायर। उसके बाद क्या है -1/6 CT क्यूब, माइनस का 1/6 CT क्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब सवाल में ये पूछा हुआ है, अब सवाल में ये पूछा हुआ है कि किस टाइम पर ऐसा होगा कि करंट बिकम्स मैक्सिमम, क्या करंट क्या बिकम्स मैक्सिमम, करंट बिकम्स मैक्सिमम, वही है ना भैया कि करंट बिकम्स मैक्सिमम। एक बात सुन लो बेटा, अगर कोई चीज मैक्सिमाइज हो रही है मतलब वो कांस्टेंट हो रही है, क्या बोला मैंने, इफ करंट बिकम्स मैक्सिमम, इसका मतलब ये है इफ करंट बिकम्स मैक्सिमम, इसका मतलब ये है कि करंट बिकम्स कांस्टेंट। करंट अगर मैक्सिमम हो रहा है इसका मतलब करंट क्या हो रहा है बेटा, कांस्टेंट हो रहा है। और अगर कोई चीज कांस्टेंट हो गई तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। फिर बोल देता हूं बेटा, सवाल के अकॉर्डिंग गिवन है कि करंट बिकम्स मैक्सिमम। अगर करंट मैक्सिमाइज हो रहा है मतलब करंट हो रहा है कांस्टेंट, और अगर करंट कांस्टेंट हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। इस बात को आप जरा ध्यान में रखें, ठीक है। तो करंट बिकम्स मैक्सिमम, देयरफॉर यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर करंट मैक्सिमम, करंट कांस्टेंट हो रहा है तो करंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ कि ना, करंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। करंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक काम करा जाए, पहले करंट निकाल तो लें, उसके बाद डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो डाल देंगे। निकालना क्या है, इवेंचुअली टाइम निकालना है। तो पहले अपन एक काम करें, इसके ना कहानी के हिसाब से ही चलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहानी के हिसाब से चलने में अभी तो पहले एक काम करो, करंट तो निकाल लो पहले, ठीक है। तो नाउ करंट जो होता है ना वो मिलता कैसे है, चार्ज को डिफरेंशिएट करके, ठीक है। करंट कैसे मिलता है बेटा, चार्ज को डिफरेंशिएट करके। 80 को डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ A बचेगा। उसके बाद यहाँ पे एक काम करो, B को रखो बाहर, B/2 को रखो बाहर, ठीक है। उसके बाद एक काम करना, T स्क्वायर करेंगे अपन डिफरेंशिएट तो 2T बचेगा। और उसके बाद यहां पे -C/6 को बाहर रखना, और टी क्यूब का जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, 3T स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3T स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। देयरफॉर I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A।
उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा बीटी, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए, प्लस क्या आ जाएगा बीटी, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सी टी स्क्वायर बाई टू, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा सी टी स्क्वायर बाई टू। कोई दिक्कत? पक्का? यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर है। अब सवाल में गिवन ये था कि करंट तो मैक्सिमम हो चुका था, तो करंट का जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो हो जाएगा जीरो के बराबर। करंट का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा जीरो के बराबर। तो नाउ यही लपेट दो उसको कि करंट का डिफरेंशिएशन मारेंगे और इक्वल टू कर देंगे जीरो। ठीक है भाई, ए का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, बी टी का डिफरेंशिएशन बी हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनो सी बाई टू बाहर रखा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी हो गया, और करंट का डिफरेंशिएशन इवेंचुअली किसके बराबर आएगा बेटा, जीरो के बराबर आएगा। वो सवाल में गिवन था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी माइनस टू से टू निपट गया तो बचेगा सी टी इक्वल टू जीरो, सी टी को वहां फेंक देना, तो सी टी इज इक्वल टू बी आ जाएगा और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b बाई सी। तो बस टाइम का अपना आंसर आ चुका है b बाई सी, t इज इक्वल टू b बाई सी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हो चुका है एकदम डन डना डन डन। t इज इक्वल टू आ चुका है b बाई सी। सवाल तो लिख ही लिया होगा और ये रहेगा अपने पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। इट्स एज सिंपल एज दैट फॉर यू। इतना पूरा चमका बेटा। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो, तो ये था हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको सच में लगा कि इस वीडियो को देख के आपकी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इस खबर को पूरा फैला दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी पहुंचने वाली हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन को यूज करके अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके फीडबैक को देख के लगा कि भैया इस पे काम करना चाहिए तो फिर बिल्कुल काम किया जाएगा। दैट्स अ गारंटीड थिंग। ठीक है, तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।